गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बीकॉम फाइनल बीकॉम 5th सेमिस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर पर हम बात करेंगे। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी शासन हो, व्यक्तिगत व्यय की भांति राजकीय व्यय भी राज्य की एक क्रियाओं का, और दोनों ही एक ऐसे पुरातन अर्थशास्त्री कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय को विशेष महत्व पुरातन काल में विशेष महत्व देते थे, नहीं देते थे। लेकिन यहाँ जब सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए या बरकरार रखने के लिए, देश की सुव्यवस्था, शांतता रखने के लिए, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा रखने के लिए कई प्रकार का व्यय होना बहुत जरूरी है या आवश्यक है। और ये दमनकारी और अनुचित, ये व्यय को पुराने स्थिति में अनुचित माना गया था। लेकिन डॉक्टर डाल्टन इस सार्वजनिक व्यय को यह कहते हैं कि राज्य के उचित आर्थिक कार्यों पर व्यय के विषय में इस नकारात्मक तथा अनुत्पादक दृष्टिकोण को आज भी कहीं समर्थन प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक व्यय को हम ये देखिए कि आधुनिक कल्याणकारी एवं प्रजातांत्रिक राज्य का युग, जो वर्तमान युग है, वो सरकार को अपनी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए जनहितकारी व्यय करने पड़ते हैं। कल्याणकारी व्यय या जनहितकारी व्यय करने पड़ते हैं। और सरकार को देश में आर्थिक विकास, स्थिरता और सुरक्षा निर्माण करने के लिए कई उद्योगपति, व्यवसायी तथा संरक्षक के रूप में कई प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। तो सार्वजनिक व्यय का अर्थ एवं वर्गीकरण अगर देखेंगे तो सार्वजनिक व्यय का अभिप्राय उस धनराशि से है जो सरकार अथवा सार्वजनिक संस्था को आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने तथा नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यय करना पड़ता है। यानी संरक्षण के लिए बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का अभियान सरकार के उस व्यय से है, सार्वजनिक व्यय का अभियान सरकार के उस व्यय से है जो सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। उसके विभिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं। सरकार के कार्यों में वृद्धि एवं विस्तार के लिए जो साथ साथ सार्वजनिक व्यय की मात्रा और स्वरूप में तेजी से वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय के संबंध में अगर कहेंगे तो इसका वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने अपने समय में और परिस्थिति का ध्यान देखकर सार्वजनिक व्यय को भिन्न भिन्न प्रकार का वर्गीकरण भी किया हुआ है। लाभ के आधार पर वर्गीकरण किया है वो है कोहन और प्लेहन नाम के जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने राजकीय व्यय को लाभ के आधार पर सार्वजनिक व्ययों का वर्गीकरण किया है। जैसे कि लाभ सामान्य व्यय से सारे समाज को मिलता है। जब शासन में, किसी भी सरकार में जो जिसका भिन्न भिन्न मात्रा में सरकार टैक्स के मात्रा में जब उत्पन्न कलेक्ट करता है, जो संपत्ति के रूप में जो टैक्स वसूल करता है, तो वो सरकार के पास जो संपत्ति आ जाती है, वो संपत्ति के आधार पर सार्वजनिक व्यय सरकार के माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न
व्यक्तियों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए या कल्याणकारी अधिकतम कल्याणकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए सार्वजनिक व्यय को लाया गया है। तो सामान्य रूप से जो भी लाभ प्राप्त होता है देश में, वो लाभ का सामान्य रूप सारे समाज को मिलना चाहिए। जैसे कि कोई बिजली का हो, सड़क निर्माण हो या कोई सार्वजनिक उपक्रम हो, जो भी किया जाता है देश की कल्याणकारी हित या जनता के हित को देखकर यह व्यय करना पड़ता है। जैसे कि सुरक्षा का व्यय, शिक्षा का व्यय, स्वास्थ्य का व्यय, इस प्रकार से यातायात पर होने वाला व्यय, इस मात्रा में जब जनता को जो भी लाभ मिलता है वो लाभ सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये एक सामान्य लाभ के रूप में जो सारे समाज को जो भी लाभ मिलता है या उसको फायदा मिलता है, वो एक सार्वजनिक व्यय का एक वर्गीकरण माना जाता है। दूसरा है विशेष व्यक्तियों तथा वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला व्यय। अब विशेष व्यक्तियों और विशेष वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला व्यय, जैसे कि देश में बेरोजगारी है तो बेरोजगारी को लोगों को बेरोजगार लोगों को बेकारी भत्ता मिलता है। बीमा, वृद्धावस्था लोगों को वृद्ध लोगों को पेंशन मिलती है। बीमार लोगों को बीमारी का बीमा मिलता है। जहाँ अकाल पड़ता है वहाँ कई प्रकार की सहायता सरकार देती है। इस प्रकार का विशेष लाभ उन वर्गों को सार्वजनिक व्ययों से दिया जाता है। सार्वजनिक व्ययों से यह लाभ उन लोगों को दिया जाता है। ये भी एक वर्गीकरण मिल जाता है। कुछ को विशेष तथा सबको सामान्य लाभ वाले व्यय, कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ और कुछ व्यक्तियों को विशेष तथा सबको सामान्य लाभ जो व्यय मिलता है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च न्यायालय, पुलिस, और जब नहरों का निर्माण होता है तो कई प्रकार के लोगों को नहरों की जो जमीन नहरों में जाती है तो उनको भी लाभ मिलता है। जो न्यायाधीश को एक प्रोटेक्शन मिलता है, पुलिस को प्रोटेक्शन मिलता है, उच्च शिक्षा चलाने वाले जो वीसी वाइस चांसलर हो उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक व्यय जो सरकार को इन पर किया जाता है, तो यह व्यय कुछ को विशेष लाभ और कुछ को सामान्य लाभ, इस प्रकार का व्यय उसमें आता है। वर्ग विशेष के लाभ के व्यय, वर्ग विशेष के लाभ के व्यय, जैसे कि इस वर्ग में विशेष और क्षेत्र विशेष के रूप में लोगों को कई प्रकार का लाभ दिया जाता है, कई प्रकार का लाभ पहुंचाया जाता है। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मेरिट के लोगों को या छात्रों को शिष्यवृत्ति देना, किसी क्षेत्र विशेष में जल प्रदान योजना पर सरकार खर्च करती है, उस श्रेणी में इस प्रकार का खर्च आता है। SC ST के समाज के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से, तो वो भी एक सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से आता है। तो आज के आधार पर जैसे आय, जैसे कि इनकम, वर्तमान स्थिति में जो भी प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जो आय मिलती है, आय के आधार पर भी कई प्रकार का वर्गीकरण देखने को मिलता है। आय के आधार पर वर्गीकरण, जैसे निकलसन नाम के अर्थशास्त्री है, इन्होंने लोक वित्त में या लोक व्यय का वर्गीकरण इस प्रकार का वर्गीकरण किया कि इस मात्रा में, जैसे कि लोक व्यय का वर्गीकरण व्यय से प्राप्त होने वाले आय, व्यय से प्राप्त होने वाले आय के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। सरकार को कितनी आय प्राप्त होती है, सरकार को कितनी आयकर के माध्यम से, उत्पादन कर के माध्यम से, बिक्री कर के माध्यम से, देनगी कर के माध्यम से, जैसे कि इन मात्राओं से सरकार के पास कितनी आय आती है और वो आय के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण निर्माण करना, ये भी एक इसमें बताया गया है। व्यय के जिससे प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त नहीं होती, जो व्यक्ति समाज में व्यय करता है जिनसे प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त नहीं होती, जैसे शिक्षा,
या कलाकार या अप्रत्यक्ष आय उसको प्राप्त नहीं होती। शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष आय उनको प्राप्त नहीं होती, प्रोडक्टिव वर्क नहीं करता है, वो कारखानों में काम नहीं करता है, तो वो इनडायरेक्टली उनको जब शिक्षा संस्थानों में छात्र जब प्रवेश लेता है, उनके कैपिटेशन फीस के आधार पर, एजुकेशन फीस के आधार पर उनका सैलरी निकालनी पड़ती है, वेतन देना पड़ता है, तो वो सार्वजनिक व्यय उससे उस मात्रा में उसका वर्गीकरण किया है। ऐसे व्यय जिनसे कुछ भी आय प्राप्त नहीं होती, जैसे कि सुरक्षा, युद्ध से कोई आय प्राप्त होती है क्या? नहीं होती है। सुरक्षा से आय प्राप्त नहीं होती, लेकिन असहाय लोगों को कई प्रकार की राशि, अनुदान राशि या कई प्रकार की सामग्री प्रदान करनी पड़ती है, सहयोग करना पड़ता है, सहायता करनी पड़ती है, तो वो जो आय उससे देश की सरकारों को विभिन्न मात्रा में सार्वजनिक व्यय का प्रावधान उन स्थिति में सरकार को करना पड़ता है। सुरक्षा में या युद्ध स्थिति को रोकने के लिए, युद्ध के लिए असहाय लोगों को अनुदान देने के लिए जो भी रकम जो भी खर्च करनी पड़ती है, वो सार्वजनिक व्यय से करनी पड़ती है। ऐसे व्यय, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जैसे कि कुछ आय प्राप्त हो, कुछ व्यय ऐसे होते हैं सार्वजनिक व्यय जब सरकार करती है, जैसे कि नहरों का निर्माण करना। जब नहरों का पूरा निर्माण होता है तो उससे काश्तकारों को खेती में पानी देते हैं, तो उससे सरकार टैक्स वसूल करती है। तो जो सार्वजनिक व्ययों पर जो खर्च करना पड़ता है, नहरें, सड़कें, चिकित्सा विभाग, ऐसी स्थिति में सरकार बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय उन पर खर्चा किया जाता है, तो उनके माध्यम से भी आय सरकार को प्राप्त होती है। तो बाद में इसकी बात यह है कि कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्ययों का वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर भी सार्वजनिक व्ययों का वर्गीकरण किया है। जैसे सुरक्षात्मक, व्यावसायिक तथा विकासात्मक जो सार्वजनिक व्यय होता है, जैसे कि एक दूसरे से इतने संबंध इसमें होते हैं कि उसमें भेद करना भी कठिन होता है। जैसे कि स्वरूप या क्षेत्र के आधार पर भी हम देखेंगे तो सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण सार्वजनिक संस्थाओं के क्षेत्र के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि केंद्रीय व्यय और राज्य व्यय, स्थानीय व्यय। अभी जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की सार्वत्रिक चुनाव आता है तो सरकार को सार्वजनिक व्ययों का प्रावधान वहाँ करना पड़ता है। अलग अलग संस्थानों में चुनाव की प्रक्रिया करने के लिए सार्वजनिक व्यय सरकार को करना पड़ता है। तो ये जो व्ययों का प्रावधान उसमें दिया है, क्षेत्र और स्वरूप के आधार पर सार्वजनिक व्ययों का प्रावधान सरकार को अलग अलग स्थिति में करना पड़ता है। डाल्टन, इसके आगे डाल्टन भी सार्वजनिक व्ययों का वर्गीकरण अपने स्थिति में अपने तरीके से वो बताते हैं। इसके अंतर्गत राज्य की व्यय की मात्रा, विभिन्न मदों का समावेश इसमें दिया जाता है। डाल्टन कहते हैं कि सुरक्षा और शांति की व्यवस्थाओं पर होने वाला जो व्यय है वो सार्वजनिक व्यय बड़ी मात्रा में सरकार को करना पड़ता है। जिस देश में सुख और शांति व्यवस्था निर्माण करने के लिए सरकार को इस पर व्यय करना पड़ता है। जैसे कि कूटनीति, प्रतिनिधियों के रख रखाव पर व्यय करना पड़ता है। जैसे कि डिफेंस हो, डिफेंस संरक्षण क्षेत्र में, या जो एम्बेसडर अलग अलग कंट्री में राजदूतों की नियुक्ति करती है, उस पर सरकार बड़ी मात्रा में सरकार व्यय करती है, तो सार्वजनिक व्ययों के आधार पर करती है। नागरिक प्रशासन, जैसे कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर को सुरक्षा जो मुहैया की जाती है, उस पर सार्वजनिक व्यय किया जाता है। न्याय व्यवस्था के संदर्भ में कई प्रकार के जजों की देखभाल करने या उनकी सुरक्षा करने कई प्रकार के उन पर कई प्रकार का व्यय करना पड़ता है। जैसे कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, विकास इत्यादि मात्रा में जो व्यय करना पड़ता है, इसमें सार्वजनिक व्ययों के आधार पर उद्योग, कृषि, विकास पर जो सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अलग अलग प्रकार का व्यय करती है। शिक्षा, जनहित और सामाजिक सुरक्षा पर व्यय
शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और जनहित पर भी अलग अलग प्रकार का व्यय का प्रावधान बजट में दिया जाता है। राजकीय ऋण कई प्रकार की सरकारों को, केंद्र सरकारों को, जैसे कि आकस्मिक बाढ़ आई है, भूकंप हुआ है या कई प्रकार की कैलेमिटीज आई है, इस समय में, ऐसे समय में सरकार को विश्व बैंकों से, IMF से ऋण लेना पड़ता है। तो सार्वजनिक इसकी मात्रा उस के स्वरूप में देश में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार के व्ययों का प्रावधान JK मेहता, भारतीय अर्थशास्त्री JK मेहता, इन्होंने भी अपनी सार्वजनिक व्ययों में वर्गीकरण दिया हुआ है। वो कहते हैं कि निश्चितता एवं परिवर्तनशीलता के आधार पर, तथा पिगु ने आगे कहा है कि इसका वर्गीकरण हस्तांतरणीयता और अहस्तांतरणीयता, इस पर भी सार्वजनिक व्ययों का निर्माण किया है। अमेरिका में जो सरकार ने व्यय के संदर्भ में क्रियान्वयन वर्गीकरण किया था, डॉक्टर पिगु, इन्होंने सार्वजनिक व्ययों का और मधु का वर्गीकरण इस प्रकार से किया था। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पहला उन्होंने प्रेफरेंस दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सार्वजनिक व्यय होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामले जो वित्त के संदर्भ में हो, अंतर्राष्ट्रीय करार हो या कई प्रकार के इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज करनी पड़ती है, तो उस पर जो सार्वजनिक व्यय सरकार करती है उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आवश्यक सेवाएं, देश में जो आवश्यक सेवाएं तथा लाभ जो प्राप्त होने वाली जो संस्था है उन पर भी सार्वजनिक व्यय का निर्माण करना पड़ता है। श्रम तथा कल्याण विभागों पर भी, इस क्षेत्र पर भी सरकार स्पेशल पैकेज खर्च करती है। कृषि और प्राकृतिक साधन इत्यादियों पर भी सरकार बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय का निर्माण जो करना पड़ता है। तो वाणिज्यिक एवं गृह संबंधों से रिलेटेड जो व्यय है वो सामान्य प्रशासन के संदर्भ में, सामान्य प्रशासन के संबंध में भी व्यय करना पड़ता है। ब्याज तथा इस प्रकार की जो व्यय, सरकार जब बैंकों से ऋण लेती है तो उस पर ब्याज, अधिक का ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, उस पर भी सार्वजनिक व्यय के रूप में उसमें खर्चा करना पड़ता है। तो इत्यादि प्रकार का वर्गीकरण JK मेहता, डॉक्टर पिगु, इन्होंने दिया हुआ है। सार्वजनिक व्यय के जो वर्गीकरण दिए गए हैं, इसका दृष्टिकोण यह है, इसमें कई प्रकार की दोष भी है। इस प्रकार के कोई भूमिका ऐसी व्यक्त की जाती है कि यह विकास के लिए सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। इनका कहना है कि सार्वजनिक देश की कल्याणकारी योजनाओं को निर्माण करने के लिए या उभारने के लिए, देश का विकास या समृद्धि निर्माण करने के लिए इस व्यय का, इस मदों का प्रावधान करना पड़ता है। तो व्यय को इस तरह से स्पष्ट किया। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के नियम, सार्वजनिक व्यय के तत्व, सार्वजनिक व्यय के नियम इस प्रकार के दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इस प्रकार से है, जैसे कि सरकार जब सार्वजनिक, राजनैतिक या आर्थिक दायित्वों को उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि अगर करना है तो सार्वजनिक व्यय को भी भली भांति सार्वजनिक व्ययों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। और इस सार्वजनिक व्ययों की वृद्धि और उस प्रवृत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को, देश के विकास के रास्ते पर अगर किसी भी क्षेत्र का विकास या किसी भी क्षेत्र का स्वरूप अगर चेंज करना है, उसको परिवर्तन करना है, तो जब भी लोग जैसी आवाज उठाते, जैसी आज वर्तमान स्थिति में काश्तकारों का आंदोलन है, काश्तकारों के आंदोलन से जो आवाज सरकार के विरोध में उठाई जाती है, उस पर भी सरकार एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि उनकी देखभाल, उसकी सुरक्षा, शांतता व्यवस्था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज देकर उसको शांत प्रिय तरीके से उसको आंदोलन करने के लिए सरकार प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन भेजती है। तो सार्वजनिक व्यय का प्रावधान उसमें उनके लिए करना पड़ता है। तो कई प्रकार की लोकशाही देशों में इसका बहुत अनन्य साधारण महत्व है। इसमें राज्य सत्ता में कई प्रकार के अल्पसंख्यक दल
होते हैं, कई प्रकार के शासक दल भी होते हैं। तो राजनीतिक हितों को बढ़ाने के लिए इस व्यय का प्रावधान सरकार को करना पड़ता है। और उसका जो शासन जब भी तत्परता से इस व्यय को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्वरूप, उसका नेचर, इसका स्ट्रेटेजी बनाती है, तो उससे अधिकतम सामाजिक संतुष्टि, देश के जनता को अधिकतम सामाजिक संतुष्टि निर्माण होती है या मिल सकती है। सार्वजनिक व्यय के प्रमुख सिद्धांत अगर देखेंगे तो फिंडले सिरास, डॉक्टर प्राध्यापक फिंडले सिरास, इन्होंने सार्वजनिक व्यय के नियम और उसके तत्व इस प्रकार बताए। उन्होंने ये पहला तत्व बताया, लाभ का सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत, अब लाभ का सिद्धांत कैनन ऑफ बेनिफिट्स कहते हैं उसको। यह सार्वजनिक व्ययों का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। यह सार्वजनिक व्ययों का प्रमुख सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक व्ययों का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार राज्य को, अपने अपने राज्यों को अपना अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए जिस तरह से उसमें अधिकतम राज्यों को लाभ हो, उसमें अधिकतम राज्यों को लाभ हो। डॉक्टर पीगू कहते हैं कि व्यय को सभी दिशाओं में उन बिंदु तक बढ़ाना चाहिए जहां प्रत्येक व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त संतुष्टि उस अंतिम इकाई को संतुष्टि के बराबर हो जो सरकारी सेवा पर व्यय किया जाता है। सरकारी सेवा पर व्यय किया जाता है। अब हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों पर कई प्रकार का व्यय किया जाता है। जब जनता सरकार को मिलने जाती है तो उनकी आवाजाही करने के लिए वेलकम करते हैं, तो उसमें उनको पीने की पानी की व्यवस्था, चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इस पर भी जनता जब सरकार को मिल जाती है तो वहाँ उसका वेलकम एक्सपेंडिचर करती है, तो वो भी सार्वजनिक व्यय से करती है। कहने का मतलब अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। फिंडले सिरास कहती है कि सार्वजनिक व्ययों से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले या अधिकतम फायदा मिले, इसका पालन सार्वजनिक व्ययों में लाभ के सिद्धांतों में दिया हुआ है। सार्वजनिक कोषों का व्यय उन दिशाओं में, उन मदों पर करना चाहिए जो सार्वजनिक हित के लिए अच्छे से अच्छे और अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। इसका तात्पर्य यह है कि उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से प्रत्येक मद में सीमांत व्यय की सार्वजनिक सीमांत उपयोगिता समान हो। इसमें यह सिद्धांत का अनुपालन इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यय किसी भी व्यक्ति के वर्ग विशेष पर नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के वर्ग विशेष पर सार्वजनिक व्यय नहीं होना चाहिए। जैसे कि समाज के सामूहिक लाभ के लिए इसका सार्वजनिक व्यय होना चाहिए। सामूहिक हित के लिए या समाज के हित के लिए, सामूहिक हित के लिए और सामूहिक लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष पर इसका निश्चितीकरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की नीति, इस प्रकार का उद्देश्य, इस प्रकार का संपूर्ण समाज, अगर एक समाज का आधार अगर ठीक तरह से बनाना है तो देश में इस प्रकार से जैसे पिछड़े वर्गों के लिए व्यय एक न्यायोचित व्यय माना जाता है। पिछड़े वर्गों का उन्नति और विकास या उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार स्पेशल पैकेज, ओबीसी वर्गों के लिए स्पेशल पैकेज बनाया जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल पैकेज बनाया जाता है। तो वो संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा सार्वजनिक व्ययों के मात्रा का जो प्रावधान उसमें दिया जाता है। जैसे कि सार्वजनिक व्यय के लाभ के सिद्धांत को पूर्ति और सभी इस संबंध में
व्यय समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए और प्राथमिकता के आधार पर उसको प्राथमिकताओं के आधार पर उस पर लागू होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय प्राथमिकताओं के आधार पर उस पर व्यय का प्रावधान होना चाहिए। देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, देश में उत्पादन का न्यायोचित एवं समान वितरण जब किया जाता है, इसमें सार्वजनिक व्ययों का उसमें समावेश होना चाहिए। देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए सार्वजनिक व्ययों से आर्थिक स्थिरता निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। तो देश में पूर्ण रोजगार की अगर स्थापना करनी है, तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना है। कई प्रकार की सामाजिक परिवर्तन के लिए जो सरकार कई प्रकार की पैकेज खर्चा करती है, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी और आंतरिक व्यवस्था बनाने के लिए यथासंभव जो असमानताएं निर्माण होती है, विषमताएं निर्माण होती है, आर्थिक सामाजिक विषमताएं निर्माण होती है, उसका निरासन करने के लिए, आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्ययों का प्रावधान हो। इस प्रकार का सिद्धांत लाभ के सिद्धांत में यह दिया गया है। तो यह सिद्धांत सर्वतोपरि है। तो इस प्रकार के सिद्धांत को लागू करने के लिए सार्वजनिक व्यवहारों की दृष्टि अधिक कठिन होती जा रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्थाओं को और विकास को और समाज को कितना लाभ मिलना चाहिए, इसका प्रावधान सार्वजनिक व्यय में दिया गया है। थैंक यू।